दोस्तों मेरा नाम है राहुल जैन, मैं हूं एक सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट। मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि अगर आपको शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्ट करना है, मान लीजिए 6 महीने के लिए या फिर मान लीजिए 12 महीने के लिए, तो आप कहाँ इन्वेस्ट करना चाहेंगे। देखिए, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने में तो बहुत ज़्यादा रिस्क होती है। अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्ट करेंगे तो मार्केट करेक्ट हो सकता है, क्रैश भी हो सकता है, वहाँ पर हैवी लॉसेज हो सकते हैं। ठीक है, अगर आप पैसा अपना बैंक अकाउंट में पड़ा रहने देंगे तो वहाँ पे 2 से 3% का इंटरेस्ट मैक्सिमम मिलता है, तो वो ऑप्शन भी मेरे हिसाब से कोई अच्छा ऑप्शन नहीं है। इस वीडियो में मैं आपको 3 ऑप्शन समझाने वाला हूं। तीनों ऑप्शन के मैं रिस्क बताने वाला हूं, तीनों के मैं रिटर्न पोटेंशियल समझाने वाला हूं और तीनों ऑप्शन काम कैसे करते हैं इनको बारीकियों से समझाने वाला हूं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो रिक्वेस्ट करूंगा कि आप चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लें। चलते हैं अपने ऑप्शन नंबर 1 की तरफ, जो है कॉर्पोरेट बॉन्ड्स। कॉर्पोरेट बॉन्ड्स के बारे में मैंने पहले भी आपको समझाया है, लेकिन इस वीडियो में मैं आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट यील्ड टू मैच्योरिटी का जो होता है वाईटीएम का, वो समझाने वाला हूं। तो इसके लिए मैं आपको प्रैक्टिकली लाइव एग्जाम्पल देने वाला हूं। कोई मेरी रिकमेंडेशन नहीं है, बट मैं आपको लाइव प्रैक्टिकल एग्जाम्पल देके ही समझाना चाहता हूं। तो चलते हैं पहले विंट वेल्थ की वेबसाइट पे। विंट वेल्थ एक ऑनलाइन बॉन्ड प्लेटफॉर्म है। आप अगर बॉन्ड्स को एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन या पिन कमेंट में दिया है, आप जाके खुद से भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो जब आप विंट वेल्थ की वेबसाइट पे लैंड करेंगे तो आपको यहाँ पर ऑप्शन मिलेगा शॉर्ट टेन्योर के बॉन्ड्स क्या हैं, तो आप उस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। अब यहाँ पर कोई भी एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे कि मान लीजिए मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ, नावी फिनसर्व का एक कॉर्पोरेट बॉन्ड है, तो इसके बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं। तो पहली चीज़ आप यहाँ क्या देखोगे, आपके पास 2 ऑप्शन है। आप 3 महीने के लिए इन्वेस्ट कर सकते हो या 6 महीने के लिए इन्वेस्ट कर सकते हो, और दोनों ही केस में 10.5% की YTM है, यील्ड टू मैच्योरिटी। अब ये क्या होता है, ये क्यों ज़रूरी है इसको समझना। जब भी हम कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करते हैं तो हम ये चेक करते हैं कि बॉन्ड का यील्ड टू मैच्योरिटी क्या है। सो व्हाट इज यील्ड टू मैच्योरिटी। यील्ड टू मैच्योरिटी का मतलब सिंपल है कि अगर आप किसी बॉन्ड में इन्वेस्ट करते हैं और आप उस बॉन्ड को मैच्योरिटी तक होल्ड करते हैं तो आपके ओवरऑल क्या रिटर्न्स निकल के आते हैं पर एनम, 1 साल का क्या रिटर्न निकल के आता है, उसको कहते हैं यील्ड टू मैच्योरिटी। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है, इसको मैं आपको एग्जांपल से समझाना चाहता हूं। प्लीज पे अटेंशन नाउ। मान के चलते हैं 2 इन्वेस्टर हैं, इन्वेस्टर ए एंड इन्वेस्टर बी, और एक बॉन्ड है जिसकी फेस वैल्यू है 1000 रुपीज। जैसे स्टॉक मार्केट में हर स्टॉक की एक फेस वैल्यू होती है, वैसे ही हर बॉन्ड की एक फेस वैल्यू होती है। मान के चलते हैं कि इस बॉन्ड की फेस वैल्यू है 1000 रुपीज। अब ये भी मान के चलते हैं कि इस बॉन्ड की कूपन रेट है 10%। कूपन रेट मतलब इंटरेस्ट रेट। सो जो कूपन रेट होती है, जो इंटरेस्ट रेट होती है, वो एप्लीकेबल होती है फेस वैल्यू पे। तो मान के चलते हैं 10% कूपन रेट है। इसका मतलब क्या है कि ये बॉन्ड का जो इंटरेस्ट पे आउट होगा वो 10% एप्लीकेबल होगा 1000 रुपीज़ पे, मतलब कि 100 रुपये पर साल का इंटरेस्ट ये बॉन्ड पे आउट करेगा। ठीक है, अब इस बॉन्ड के पे आउट फ्रीक्वेंसी कुछ भी हो सकती है, मंथली भी हो सकती है, क्वार्टरली भी हो सकती है, वो आप बॉन्ड में चेक कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं ये 2 इन्वेस्टर्स की, इन्वेस्टर ए एंड इन्वेस्टर बी। मान के चलते हैं कि इन्वेस्टर ए जब ये बॉन्ड खरीदने जाता है सेकेंडरी मार्केट में, तो उसको ये बॉन्ड मिलता है 1000 रुपये की प्राइस पे, मतलब जो फेस वैल्यू है उसी फेस वैल्यू पे इन्वेस्टर ए ने बॉन्ड को खरीद लिया। 1000 रुपये की प्राइस थी, इसने 1 यूनिट खरीद ली। वहीं इन्वेस्टर बी जब सेकेंडरी मार्केट में इस कॉर्पोरेट बॉन्ड को खरीदने गया तो उसको वहाँ पर प्राइस मिली 900 रुपये की, क्योंकि कॉर्पोरेट बॉन्ड्स की जो प्राइस होती है वो अप डाउन होती रहती है सेकेंडरी मार्केट में, डिपेंडिंग ऑन वेरियस फैक्टर्स, जैसे कि सप्लाई डिमांड हो गया, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। ठीक है, तो मान के चलते हैं इन्वेस्टर बी को सेम बॉन्ड मिल गया 900 रुपये की प्राइस में। तो पहली इंपॉर्टेंट चीज़ आप ये समझिए कि दोनों इन्वेस्टर को सेम ही इंटरेस्ट मिलेगा। इससे कोई मतलब नहीं है कि इन्वेस्टर ए ने ज़्यादा प्राइस पे खरीदा और बी ने कम प्राइस पे खरीदा। इंटरेस्ट जो पे आउट होगा वो दोनों को इक्वल मिलेगा, क्योंकि इंटरेस्ट हमेशा कैलकुलेट होता है फेस वैल्यू पे। अब आपसे सेकंड क्वेश्चन मेरा ये है कि इन्वेस्टर ए और इन्वेस्टर बी में से फायदे में कौन सा इन्वेस्टर रहा। नेचुरली इन्वेस्टर बी फायदे में रहा। क्यों? क्योंकि उसने 900 रुपये इन्वेस्ट किए एक बॉन्ड को खरीदने के लिए और उसको सेम इंटरेस्ट मिल रहा है 100 रुपये का पर एनम, राइट। तो इसका मतलब ओवरऑल अगर हम रिटर्न्स देखेंगे तो इन्वेस्टर बी के रिटर्न्स अच्छे बनेंगे एज कंपेयर टू इन्वेस्टर ए, करेक्ट। यहाँ पर यही कॉन्सेप्ट आता है जो अपने को ये बताता है कि ओवरऑल रिटर्न्स क्या बनेंगे, उसी को हम यील्ड टू मैच्योरिटी कहते हैं। तो उसमें एक फैक्टर क्या हुआ कि किस प्राइस पे इन्वेस्टर ने वो खरीदा है, उस प्राइस के हिसाब से क्या यील्ड टू मैच्योरिटी बनेगी। तो यहाँ पर रिटर्न्स की बजाय यील्ड का कॉन्सेप्ट कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में यूज होता है। इसीलिए यूज होता है
क्योंकि केवल अगर हम कूपन रेट को देखेंगे तो हमें पूरी पिक्चर समझ में नहीं आएगी। हमें किसको देखना है, ओवरऑल रिटर्न्स को, और उसी के लिए यील्ड का कॉन्सेप्ट काम में आता है। तो ये तो हुआ पहला कॉन्सेप्ट कि मतलब अगर बाई प्राइस डिफर करेगी तो रिटर्न्स पे इंपैक्ट होगा, इसीलिए हमने यील्ड टू मैच्योरिटी का कॉन्सेप्ट यहाँ पर यूज करा है। दूसरा रीजन मैं आपको समझाता हूँ। देखिए, जब भी कॉर्पोरेट बॉन्ड आपको इंटरेस्ट पे आउट करता है तो उसकी फ्रीक्वेंसी या तो मंथली हो सकती है, क्वार्टरली भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, ठीक है। अब मान लीजिए आपको एक कॉर्पोरेट बॉन्ड हर मंथ फिक्स रिटर्न्स दे रहा है, तो आप उस इंटरेस्ट का क्या करेंगे? या तो आप उस इंटरेस्ट को खर्च कर सकते हैं, या फिर ये भी कर सकते हैं कि अगर आपको उस पैसे की एग्जैक्टली ज़रूरत नहीं है तो आप उसको री इन्वेस्ट कर सकते हैं। आप और कॉर्पोरेट बॉन्ड भी खरीद सकते हैं उस इंटरेस्ट से, करेक्ट। तो इसका मतलब क्या हुआ, आप इंटरेस्ट पे भी अर्निंग्स कर सकते हैं, आप इंटरेस्ट पे भी और पैसा कमा सकते हैं और रिटर्न्स कमा सकते हैं। तो अगर आप ऐसा करते हैं कि आप अपने इंटरेस्ट को भी री इन्वेस्ट करते हैं तो आपके ओवरऑल रिटर्न्स और भी बढ़ जाएंगे। तो इन सारे फैक्टर्स को कंसीडर करके ही यील्ड टू मैच्योरिटी की कैलकुलेशन करी जाती है। इसका फॉर्मूला काफी कॉम्प्लिकेटेड होता है, आप मेरे स्क्रीन पे इसका फॉर्मूला देख सकते हैं, लेकिन अपने को इतनी गहराई में जाने की जरूरत नहीं है। आपको केवल ये कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए कि यील्ड टू मैच्योरिटी आपको ओवरऑल रिटर्न्स दिखाता है किसी बॉन्ड के पर एनम बाय टेकिंग इनटू मल्टीपल फैक्टर्स, जिनमें से मैंने 2 फैक्टर्स की यहां पर बात करी है। अब आपका नेचुरल क्वेश्चन होगा, राहुल भाई अगर ऐसा है तो हमें वो बॉन्ड्स को सेलेक्ट करना चाहिए जिनकी यील्ड टू मैच्योरिटी सबसे ज्यादा है, क्योंकि हमें ज्यादा रिटर्न्स मिलेंगे। नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है। हमें बॉन्ड्स में एक क्रेडिट डिफॉल्ट रिस्क जो होती है उसको भी समझना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले मैं आपको क्रेडिट रेटिंग क्या होती है ये बताना चाहता हूं। तो फॉर एग्जाम्पल मैं यहां पर क्लिक करूंगा और आप यहां पर देखेंगे कि 4 क्रेडिट रेटिंग्स आपके सामने हैं, AAA, AA और BBB। इसका मतलब क्या है कि कूपन रेट, जो इंटरेस्ट रेट होती है, वो वेरी करती है डिपेंडिंग ऑन क्रेडिट रेटिंग। फॉर एग्जांपल AAA रेटेड जो बॉन्ड्स होते हैं उनकी जो कूपन रेट होगी वो होगी 7 से 8% के बीच में, AA है तो 8 to 9.5%, A है तो 9.5 to 11.5%। इसका मतलब क्या हुआ कि कूपन रेट जो है वो वेरी करती है डिपेंडिंग ऑन क्रेडिट रेटिंग। अब इसमें भी आप देखेंगे कि AAA उनकी जो कूपन रेट है वो कम है, 7 to 8%। सो नेचुरली यील्ड टू मैच्योरिटी इनकी कम होगी, लेकिन इनमें क्रेडिट डिफॉल्ट की रिस्क भी कम है कंपेयर टू लेट्स से AA, A, BBB। तो यहाँ पर पूरा खेल किसका है? यहाँ पर पूरा खेल है यील्ड टू मैच्योरिटी का, लेकिन उसके साथ में रिस्क का भी हमें ध्यान में रखना है। अब ये क्रेडिट डिफॉल्ट रिस्क एक्चुअली होता क्या है? तो जब भी आप कॉर्पोरेट बॉन्ड में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो जो कंपनी जिसने ये बॉन्ड इशू किया है, अगर वो कंपनी मान लीजिए बैंकरप्ट हो गई और आपका इंटरेस्ट और कैपिटल उसने नहीं लौटाया तो क्या होगा? आपके पैसे डूब जाएंगे। इसी को कहते हैं क्रेडिट डिफॉल्ट रिस्क। अब मैं आपको कुछ डेटा दिखाता हूं कि इसके चांसेस क्या हैं। तो FY25 का डेटा पब्लिश किया था इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च ने, और यहां पर उन्होंने क्रेडिट रेटिंग्स जो AAA है, AA है, A है, BBB है, उनकी डिफॉल्ट की परसेंटेजेस बताई हुई हैं, ठीक है, क्यूमुलेटिव डिफॉल्ट रेट बताई हुई है। तो वेटेड एवरेज अगर हम देखें फॉर लास्ट 5 ईयर्स तो उसमें AAA रेटेड जो बॉन्ड्स हैं उनकी 0% डिफॉल्ट रेट यहाँ दिखाई हुई है। AA अगर रेटिंग है तो 0% है 1 ईयर बेसिस पे, 0.1% है 2 ईयर बेसिस पे और 0.1 है 3 ईयर बेसिस पे। तो जैसे जैसे क्रेडिट रेटिंग चेंज होती है उनकी डिफॉल्ट की रिस्क भी चेंज होती है। अब ये आपके ऊपर है कि आप कितना रिस्क लेना चाहते हैं कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में। अगर आप सबसे कम रिस्क वाले कॉर्पोरेट बॉन्ड सेलेक्ट करना चाहते हैं तो AAA की रेटिंग हो गई। जैसे जैसे आप AA जाएंगे तो आपकी रिस्क बढ़ती जा रही है, उसमें आपके यील्ड टू मैच्योरिटी के बढ़ने के चांसेस भी होते हैं। तो ये डिसीजन आपका होगा कि आपको कौन से कॉर्पोरेट बॉन्ड सेलेक्ट करने होंगे, इसी हिसाब से आप इनको चूज कर सकते हैं। अब देखिए, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स आजकल ना बहुत फ्लेक्सिबल हो गए हैं। मतलब अगर आपको केवल 3 महीने के लिए इन्वेस्ट करना है, 6 महीने के लिए करना है, 9 मंथ्स के लिए करना है, 12 मंथ्स के लिए करना है, तो उसमें आपको ऑप्शंस मिल जाते हैं। दूसरी बात, आजकल ना मिनिमम इन्वेस्टमेंट जो रिक्वायरमेंट होता है कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में वो कम हो गया है। मतलब आप 1000 से भी शुरू कर सकते हैं, ठीक है। और तीसरी बात यह कि अगर आपको मान लीजिए मंथली फिक्स रिटर्न चाहिए, आपको मंथली कैश फ्लो की रिक्वायरमेंट है, तो आप वो कॉर्पोरेट बॉन्ड सेलेक्ट कर सकते हैं जहां पे मंथली पे आउट हो रहा है इंटरेस्ट का। तो कॉर्पोरेट बॉन्ड में ना काफी फ्लेक्सिबल ऑप्शंस आपको मिल जाते हैं। मैंने विंट वेल्थ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन एंड पिन कमेंट में दे दिया है, आप जाके एक्सप्लोर कर सकते हैं। मुझे पर्सनली विंट वेल्थ इसलिए पसंद है कि विंट वेल्थ पे जितने भी लिस्टेड बॉन्ड्स हैं उनमें खुद ये कंपनी 2% इन्वेस्ट करती है, तो मुझे थोड़ा सा कॉन्फिडेंस ज़्यादा यहाँ पर आता है। लेकिन आप जाके किसी भी कॉर्पोरेट बॉन्ड प्लेटफॉर्म पे जो सेबी रजिस्टर्ड हो जाकर एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो ये तो हुआ अपना पहला ऑप्शन जिसको कहते हैं कॉर्पोरेट बॉन्ड्स। अब चलते हैं हम अपने दूसरे ऑप्शन की तरफ। ऑप्शन नंबर 2 आता है आर्बिट्राज म्यूचुअल फंड्स। शॉर्ट टर्म के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट एक कैटेगरी है। दिखाता हूं मैं आपको लाइव। तो मैं अपने डीमैट अकाउंट पे जाऊंगा, कॉइन एप्लीकेशन को खोलूंगा और यहाँ पर मैं टाइप करूंगा
आर्बिट्राज फंड्स। यू विल सी बहुत सारे ऑप्शन आ जाएंगे आर्बिट्राज फंड के। पहली चीज़ तो ये मान के चलो कि आर्बिट्राज म्यूचुअल फंड्स एक हाइब्रिड कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। अब इनमें से आप कोई भी एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कोटक का एग्जांपल ले लेते हैं। लास्ट 1 ईयर के रिटर्न्स क्या है 6.75%, लास्ट 2 ईयर्स के क्या है 7.28%, लास्ट 3 ईयर्स के क्या है 7.70%। नाउ दीज रिटर्न्स कैन वेरी, राइट। अब ये होते क्या है, तो सबसे पहले अगर मैं आपको सेबी की वेबसाइट पे जाऊं और यहाँ पर इनका एक्चुअल में पर्पस बताऊं तो इनका पर्पस बहुत सिंपल है। एक फंड मैनेजर होता है, उसका काम ये होता है कि वो आर्बिट्राज की अपॉर्चुनिटीज़ को ढूंढता है। कैसे? आर्बिट्राज का मतलब क्या है? तो फॉर एग्जांपल कैश मार्केट में कोई स्टॉक है, वो 100 रुपये में अवेलेबल है, उसको खरीद लेगा वहाँ पर। क्यों खरीदेगा उस स्टॉक को? क्योंकि सेम स्टॉक फ्यूचर्स मार्केट में अगर 102 पे है तो वहाँ पर एक 2 रुपये की अपॉर्चुनिटी बन के आती है। तो लॉजिक सिंपल है, सेम स्टॉक 2 अलग अलग सेगमेंट्स में या 2 अलग अलग एरियाज में अगर उसकी प्राइस में डिफरेंस है तो क्या करते हैं, उस आर्बिट्राज की अपॉर्चुनिटी ले ली जाती है फंड मैनेजर के द्वारा। आपको कुछ नहीं करना, ये सब फंड मैनेजर करता है। तो यहाँ पर रिस्क बहुत कम होती है, लो रिस्क होता है। ये सेबी की डेफिनेशन है, इट ऑफर्स स्टेबिलिटी एंड लो रिस्क, ठीक है। तो ये आर्बिट्राज म्यूचुअल फंड्स होते हैं। इनमें रिटर्न्स जो हैं वो वेरी करते हैं, 6% भी हो सकते हैं, 7% भी हो सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन मार्केट की कंडीशंस क्या है। लेकिन सबसे बड़ा फायदा जो आर्बिट्राज म्यूचुअल फंड्स का होता है वो ये होता है कि इनमें ये टैक्स कंड्यूसिव होते हैं कुछ लोगों के लिए। कैसे, मैं आपको समझाता हूँ। तो इनमें क्या होता है कि जो टैक्स लगता है, जब भी आप इनमें प्रॉफिट निकालोगे तो उस पर टैक्स कैसे लगेगा, तो इनको इक्विटी म्यूचुअल फंड की कैटेगरी में माना जाता है। मतलब कि अगर शॉर्ट टर्म में अगर आप एग्जिट करोगे तो आपको फ्लैट 20% का टैक्स लगेगा, और अगर आप 12 महीने से ज़्यादा इनको होल्ड करोगे तो आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगेगा, जो अभी 12.5% की स्लैब रेट पे है, ठीक है। तो अब मान के चलते हैं कोई इन्वेस्टर है, अभी उनकी स्लैब रेट है 30%। अब अगर वो एफडी में इन्वेस्ट करते हैं तो उनको 30% के हिसाब से एफडी के इंटरेस्ट पे टैक्स पे करना पड़ेगा। अगर वही इन्वेस्टर आर्बिट्राज म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर देते हैं और अगर 12 महीने से कम के लिए रखते हैं तो 20% का टैक्स लगेगा, और अगर 12 महीने से ज़्यादा, एक दिन भी ज़्यादा अगर रख लिया तो उनका टैक्स 12.5% ही लगेगा, जो गेन होगा उस पर। और एफडी और इसके जो रिटर्न्स हैं बहुत ही सिमिलर हैं, मैंने आपको भी दिखाया है। तो एक ऐसा इन्वेस्टर जो 30% टैक्स ब्रैकेट में आता है, उसके लिए कौन सा ऑप्शन बेटर हुआ? आर्बिट्राज म्यूचुअल फंड। अब मान के चलते हैं दूसरा इन्वेस्टर है, उनका टैक्स स्लैब है 20%, उनके लिए भी ये फायदेमंद है अगर वो 1 साल से ज़्यादा के लिए रख लें। भले ही 1 साल 1 दिन के लिए इसको होल्ड कर लें तो उनको 12.5% का ही टैक्स लगेगा, जबकि उनकी स्लैब क्या है 20%। अगर वो डेट म्यूचुअल फंड में लगाते या फिक्स डिपॉजिट में लगाते तो उनको 20% के हिसाब से टैक्स पे करना पड़ता। तो जो इन्वेस्टर्स की टैक्स स्लैब्स 20% से ज़्यादा है उनके लिए आर्बिट्राज म्यूचुअल फंड्स एक काफ़ी टैक्स एफिशिएंट मेथड है इन्वेस्ट करने का, रिलेटिवली सेफ है। मैंने आपको बता दिया कि किस तरह से इसमें इन्वेस्टमेंट्स होते हैं। अब इनके कौन से अच्छे म्यूचुअल फंड्स हैं, तो मैं ईटी मनी पे सिंपली गया, यहाँ पर इन्होंने अरेंज करा है हाई टू लो रिटर्न्स प्रीवियस 5 ईयर्स के बेसिस पे, मंथली एसआईपी के बेसिस पे आप इनको जाके पढ़ सकते हैं। मैं लमसम के बेसिस पे अगर करूं, 1 टाइम लमसम है तो उसके हिसाब से थोड़ी लिस्ट चेंज हो जाती है। अगर आपको चाहिए कि मैं डिटेल्ड वीडियो बनाऊं कि आर्बिट्राज म्यूचुअल फंड्स को कैसे सेलेक्ट करते हैं तो लेट मी नो इन द कमेंट्स, आई विल ट्राई टू कम अप विद 1 मोर वीडियो जहां पर मैं डिटेल में आपको बता पाऊँ कि कैसे आर्बिट्राज म्यूचुअल फंड्स को सेलेक्ट करते हैं। तो ये हुआ दूसरा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन जहाँ पर रिस्क कम है, रिटर्न स्लाइटली कम है कॉर्पोरेट बॉन्ड्स के कंपैरिजन में, बट मैंने आपको सारा ऑप्शन बता दिया, इनके टैक्सेशन भी बता दिए। अब हम चलते हैं तीसरे ऑप्शन की तरफ। थर्ड ऑप्शन फॉर शॉर्ट टर्म इन्वेस्टिंग है लिक्विड म्यूचुअल फंड्स या लिक्विड ईटीएफ्स। अब लिक्विड म्यूचुअल फंड एंड लिक्विड ईटीएफ्स दोनों के ऊपर मैं वीडियोस बना चुका हूं अपने चैनल पे, आप डिटेल में जाके वहां पर समझ लीजिएगा, क्योंकि मैं यहाँ पर आपको शॉर्ट में 2-3 मिनट में कुछ समझाने वाला हूँ। तो सबसे पहले अपन चलते हैं अपने डीमैट अकाउंट पे और यहाँ पर टाइप करते हैं लिक्विड म्यूचुअल फंड, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल HDFC या कोई भी आप लिक्विड म्यूचुअल फंड देख लिए, मेरी कोई रिकमेंडेशन नहीं है। तो यहाँ पर अगर हम ये लिक्विड म्यूचुअल फंड को क्लिक करते हैं तो लास्ट के 3 साल में कितने रिटर्न्स आए? 6.97% ईयरली रिटर्न्स, 2 साल में 6.80% और 1 साल में 6.28%। बट प्लीज़ अंडरस्टैंड, लिक्विड म्यूचुअल फंड्स बहुत ही सेफ म्यूचुअल फंड्स होते हैं। डेट म्यूचुअल फंड में काफ़ी सेफ कैटेगरी मानी जाती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर पर्पज़ ये नहीं है कि आप रिटर्न्स क्रिएट करो, पर्पज़ यहाँ पर ये है कि आपका पैसा थोड़ा ग्रो भी हो और सेफ भी रहे। और सबसे बड़ी बात, इनमें लिक्विडिटी होती है। लिक्विडिटी का मतलब क्या है? अगर आपको पैसे की ज़रूरत पड़े निकालने के लिए तो लिक्विड ईटीएफ्स में तो आप ड्यूरिंग द मार्केट आवर्स आप जाके कभी भी सेल करके तुरंत अपना पैसा निकाल सकते हो, ठीक है। और लिक्विड म्यूचुअल फंड अगर आप उसमें इन्वेस्ट करोगे तो आपको विद इन 1 वर्किंग डे आपका पैसा निकल जाता है। तो लिक्विडिटी, फास्ट लिक्विडिटी का इनका एक फीचर होता है जिसकी वजह से ये बहुत ही फेमस होते हैं। स्पेशली जो लोग को शॉर्ट टर्म में कैश पे बैठना होता है स्टॉक मार्केट में, वो यूज़ करते हैं। मैं थोरोली यूज़ करता हूँ लिक्विड म्यूचुअल फंड्स को, ठीक है। अब इसमें भी जब आप यहाँ पर टाइप करेंगे ना लिक्विड म्यूचुअल फंड, तो 2 तरह के होते हैं, ठीक है। इफ़ आई शो यू, जैसे फॉर एग्जांपल SBI का यहाँ पर एग्जांपल लेके चलते हैं। यहाँ पर आपको 3 ऑप्शन दिख रहे होंगे SBI लिक्विड फंड में, ग्रोथ,
IDCW फोर्टनाइट, IDCW वीकली। इनका मतलब क्या है? तो देखिए, अगर आप 6 महीने के लिए अपना पैसा डालना चाहते हैं लिक्विड म्यूचुअल फंड्स में और आप चाहते हैं कि 6 महीने बाद ही मैं निकालूं और जो भी मेरा रिटर्न बने मैं 6 महीने बाद ले लूं, तो आप ग्रोथ में इन्वेस्ट करें, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि पैसा आप डाल के हर फोर्टनाइटली उसमें से कुछ पैसा वापस आए, तो उसको कहते हैं IDCW, इनकम डिस्ट्रीब्यूशन कम विड्रॉल, ठीक है। इसमें आप पैसा फोर्टनाइटली निकाल सकते हैं। और वीकली है अगर आपको पैसा वीकली निकालना है। जनरली मैं ग्रोथ में डालता हूं क्योंकि मुझे पैसा निकालना नहीं होता, मैं थोड़े दिन के लिए पैसे डालता हूं, फिर जैसे मुझे मार्केट में कोई अपॉर्चुनिटी आती है तो मैं वहां इन्वेस्ट कर देता हूं, ठीक है। बट आपको तीनों ऑप्शंस में डिफरेंस समझ में आ गया होगी, ग्रोथ क्या है, IDCW फोर्टनाइट क्या है, IDCW वीकली क्या है। तो अगर आपको 12 महीने के लिए इन्वेस्ट करना है तो आप कोई भी लिक्विड म्यूचुअल फंड सेलेक्ट कर लीजिए। मैंने वीडियो में बताया हुआ है कि कैसे सेलेक्ट करना है अच्छा म्यूचुअल फंड, वहाँ जाकर आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। और 12 महीने के बाद अगर आप ग्रोथ ऑप्शन चूज करते हैं तो आपको कैपिटल प्लस जो भी आपका रिटर्न होगा पूरा का पूरा मिल जाएगा। तो लिक्विड म्यूचुअल फंड्स बहुत ही सेफ होते हैं, लिक्विडिटी काफ़ी ज़्यादा होती है, मैंने वीडियोस में बहुत कुछ कवर करा हुआ है। हाँ, एक बात मैं ज़रूर आपसे कहना चाहूँगा कि लिक्विड ETFs अगर आप सेलेक्ट करते हैं तो डोंट गो फॉर लिक्विड बीज, ओके। लिक्विड बीज काफ़ी बेकार ऑप्शन है मेरे हिसाब से। क्यों? क्योंकि उसमें ग्रोथ नहीं होती है। मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ अपने स्क्रीन पे, तो आप मेरी स्क्रीन पे लिक्विड बीज देख सकते हैं, ओके। अगर मैं इसके रिटर्न्स आपको दिखाऊं तो मैं अगर फंडामेंटल्स में जाऊं और आपको रिटर्न्स इसके दिखाऊं तो फंडामेंटल्स में क्लिक करते हैं, पिछले 1 साल के इसके रिटर्न कितने हैं? 1.54%, मतलब बैंक अकाउंट से भी कम रिटर्न्स इसने दिए हैं पिछले 1 साल में। क्यों? क्योंकि ये ग्रोथ वाला ऑप्शन नहीं है। मैंने पूरी डिटेल में बारीकियों में लिक्विड ETF की एक वीडियो बनाई थी जिसपे 1 मिलियन से भी ज़्यादा व्यूज़ हैं पिछले 4 महीनों में। ये वीडियो ज़रूर जाके देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा कि मैं क्यों बोल रहा हूँ कि लिक्विड बीज मुझे अच्छा नहीं लगता है। आप कोई अदर लिक्विड ETF जाके सेलेक्ट कर सकते हैं, कैसे सेलेक्ट करना है वो भी मैंने आपको समझाया है। लेकिन दोनों में डिफरेंस इतना ही है कि ETF आप मंडे टू फ्राइडे मार्केट आवर्स में बाई सेल कर सकते हैं, जबकि लिक्विड म्यूचुअल फंड्स जो हैं वो आप एक दिन में विड्रॉ कर पाएंगे, 1 वर्किंग डे लगता ही लगता है उसमें। तो कौन से ऑप्शन में आप कंफर्टेबल हैं ये आपकी खुद की स्किल्स पे डिपेंड करेगा, लेकिन ओवरऑल लिक्विड म्यूचुअल फंड्स या ETFs एक बहुत अच्छा ऑप्शन है अगर आपको शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्ट करना है, अपनी सेफ्टी मेंटेन करके रखनी है। तो आप इन तीनों ऑप्शंस में से कॉर्पोरेट बॉन्ड्स, लिक्विड म्यूचुअल फंड्स, आर्बिट्राज म्यूचुअल फंड्स में से तीनों में से आपके हिसाब से कौन सा बेटर ऑप्शन है कमेंट में लिखें। बहुत ही जल्द मैं कॉर्पोरेट बॉन्ड्स पे एक फुल डेडिकेटेड वीडियो लेके आऊँगा। आई नो आप में से बहुत लोगों ने रिक्वेस्ट करी है, मेरे को थोड़ा समय नहीं मिल पाया है, लेकिन मैं उस पर पूरा अच्छा कॉन्टेंट एक प्रिपेयर कर रहा हूँ जिससे कि आपको होपफुली इन द नेक्स्ट 1 to 2 मंथ्स एक अल्टीमेट गाइड मिल जाए कॉर्पोरेट बॉन्ड्स पे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं आपसे फिर मिलूंगा, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। Fixed returns do not constitute guaranteed or assured returns. Investments in corporate debt securities, municipal debt securities, and securitized debt instruments are subject to credit risks, market risks, and default risks, including delay and/or default in payment.